हेलो गाइस, हाउ आर यू। तो आज फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। और आज हम बात करेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। फर्स्ट हमारा, ज्यादा बातें नहीं करनी है, सीधा काम करेंगे, काम पर हमें ध्यान देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है कमीशन ऑफ 20% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो कमीशन इज कैलकुलेटेड एज, तो किस तरह से आप इसको कैलकुलेटेड करेंगे। देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था, ऐसा ही क्वेश्चन कहा था कि अगर आपको कमीशन देना है 20%, और वो भी किस पर देना है, नेट प्रॉफिट पर देना है। लेकिन नेट प्रॉफिट पर देना है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, इस कमीशन को चार्ज करने के बाद। देखिए, पहले मैं बता दूं ये क्वेश्चन होता क्या है। बच्चों के काफी ये समझ में नहीं आता है, कैंडिडेट्स, तो एक बार यहाँ पर देख लें इसको। देखिए, ये कहता है कि अगर आपका नेट प्रॉफिट, मान लेते हैं 1000 आपको नेट प्रॉफिट हुआ है, और आपको 10% आपको नेट कमीशन देना है, वो भी कह रहा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो वो कहता है कि मुझे कमीशन चाहिए। हम पूछते हैं भाई कितना कमीशन चाहिए, तो कहता है पहले मेरा कमीशन इस नेट प्रॉफिट में से कम करो। वो कहता है कि मेरा नेट प्रॉफिट कम करो। कम करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 10% चाहिए, उसका 10%। अब हमें यहाँ यही नहीं पता होता कि इसका कमीशन है कितना। तो पहले अगर कमीशन पता होता तो 1000 में से उसका कम कर देते, बाकी का 10% निकाल देते। लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पर, कि हमें तो कमीशन खुद ही निकालना है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन में हम, जैसे 1000 हमें दिया हुआ है नेट प्रॉफिट, इसका हमें 10% निकालना है, तो 10 और अपॉन कर देते हैं 110, नीचे इतनी ही रेट इंक्रीज कर देते हैं। ये कैसे होता है, ये डिपेंड होता है आपका यूनिटरी मेथड पर। तो यूनिटरी मेथड में नहीं समझाऊंगा, मैं तो बस आपको इतना बता रहा हूँ कि यूनिटरी मेथड पर ये होता है। आपको तो बस इतना याद रखना है, यहाँ ट्रिक मैंने आपको बता दी कि आपको क्या करना। अगर कहता है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो नेट प्रॉफिट का तो ऊपर 10 और नीचे 110, और फिर 11 से डिवाइड कर लेंगे। इसी तरह से अब आ जाइए आप अपने क्वेश्चन पर। आपका क्वेश्चन में भी तो इसी तरह से कहा है। आप पढ़िए इस क्वेश्चन को, अब समझिए। अब क्या कहा है इसने, कि हमें जो यहाँ प्रॉफिट जो भी दिया हुआ है, उस प्रॉफिट का हमें क्या करना है, 20% निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा, हमें नहीं पता यहाँ पर क्या प्रॉफिट दिया हुआ है, कुछ भी मान लेंगे, तो प्रॉफिट इनटू यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम रेट लिखेंगे। रेट कितनी है, 20%। अपॉन में क्या लिखेंगे, अपॉन में हम 120 लिखेंगे, 100 में रेट को इंक्रीज करके। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए जीरो से जीरो कट हो जाता है, और 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो ये प्रॉफिट का क्या आ रहा है, 16 आ रहा है प्रॉफिट का। तो यही ऑप्शन में आपसे पूछ रहा है। देखिए, कह रहा है कि आप कैसे फाइंड करेंगे, जो आपका नेट प्रॉफिट है तो कमीशन चार्ज करने का, क्या उसका आप 16 करेंगे। तो यहाँ पर ये बात सही आ रही है, 1/5 तो नहीं आ रही, और ना ही 1/4 आ रही है, ना ही 1/3 आ रही है। तो सही क्या आ रही है, 16 आ रही है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन होगा इसका ए। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। जितना भी अच्छे से अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, जो आपको मार्क्स दिलाएगा और क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, उन्हीं क्वेश्चन की हमने यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट करेक्ट। कह रहे हैं, कौन सी इक्वेशन करेक्ट नहीं है। अकाउंटिंग इक्वेशन से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसके हम अपनी वीडियो में क्वेश्चनों को, तरह तरह के क्वेश्चन शामिल करते रहते हैं। तो आज बात करते हैं हम। देखिए, पहले भी बताया गया था आपको, तो कि एसेट जो होती है वो हमेशा कैपिटल प्लस लाइबिलिटी होती है। अब इससे ही इक्वेशन चेक करेंगे। कह रहा है एसेट बराबर है लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ये बिल्कुल सही कहा है उसने। तो ये भी गलत नहीं है, हमें तो गलत देखना है। फिर कहा है कैपिटल लाइबिलिटी, अगर कह रहे हैं कैपिटल में, कैपिटल एसेट कह रहे हैं, यहाँ पर सॉरी, यहाँ माइनस लगाना भूल गए। तो ये होगा कैपिटल माइनस एसेट, ये इजिकल टू लाइबिलिटी होता है क्या। ये जो है आपका कैपिटल इजिकल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी होता है। तो इसको चेक करते हैं। देखिए, ये कह रहा है कैपिटल पूंजी, कैपिटल बराबर क्या है, एसेट माइनस लाइबिलिटी। तो कैपिटल ये रही, इसको उधर पहुंचा देते हैं, एसेट में से माइनस कर देते हैं, तो ये सही हो जाएगा, एसेट माइनस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर माइनस किसके आगे आ रहा है, एसेट के आगे माइनस आ रहा है। तो क्या ये सही नहीं है। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है आपसे। इसमें कह रहा है लाइबिलिटी बराबर क्या है, एसेट माइनस कैपिटल। तो लाइबिलिटी बराबर क्या होगा, एसेट माइनस कैपिटल। ये भी सही आ रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या कह रहा है, लाइबिलिटी एसेट प्लस कैपिटल। अब यहाँ पर क्या है, लाइबिलिटी को अगर यहाँ छोड़ दें, तो क्या कैपिटल और एसेट उधर जाकर ये दोनों ऐड हो सकती हैं। क्या यहाँ पर ऐसा है कि ऐड हो जाएंगे, तो बिल्कुल सही है। देखो, ये भी सही आ रहा है। तो ये सभी ऑप्शन सही आ रहे हैं।
केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जो आपका सही नहीं आ रहा। तो सही क्या नहीं आ रहा आपका? सी नहीं आ रहा। तो सी ऑप्शन क्या होगा आपका? ये आंसर बन जाएगा। दोबारा से एक बार चेक कर लीजिए डी को भी। देखिए यहाँ पर सही इक्वेशन होती है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अभी कह रहा है लाइबिलिटी इस साइड है, यानी इस साइड लाइबिलिटी को छोड़ देते हैं लाइबिलिटी। तो दूसरी साइड क्या होगा? एसेट तो अपनी जगह है, तो कैपिटल उधर जाकर क्या होगा? माइनस होना चाहिए कैपिटल। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। इसको देखिए डी को, यहाँ डी का ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ एसेट प्लस कैपिटल दी हुई है, जबकि है क्या? इधर होगा माइनस में। तो ऑप्शन आपका गलत है, ये होगा डी। तो इसमें आंसर होगा डी। अब सी को देख लेते हैं, सी को चेक करते हैं। सी कैसे? देखिए सी में दिया हुआ है, इसको मैं करेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ। सी क्या दिया हुआ आपको? सी जो दिया हुआ है आपको, सी में कह रहे हैं, ये सी ऑप्शन में यहाँ समझाता हूँ। कह रहे हैं आपसे कि जो आपका दायित्व है, लाइबिलिटी है, तो वो लाइबिलिटी बराबर किसकी है? कह रहे एसेट माइनस कैपिटल के बराबर है। ठीक है? तो क्या ये पॉसिबल है? सही क्या होती है इक्वेशन हमारी? अकाउंट एसेट इजिकल टू होती है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो इधर लाइबिलिटी छोड़ेंगे तो कैपिटल उधर जाकर क्या होगा? माइनस होगा। तो सही हो रहा है, यहाँ भी ये भी सही हो रहा है। तो ये भी सही है। हमसे पूछा सही क्या नहीं है? डी सही नहीं है। ठीक है? आपको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपको याद क्या रखना है कि एसेट बराबर होती है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, और इससे ही आप इस क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं सही क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्री। तो ये किससे रिलेटेड होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्री। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो थ्री होता है, वो रिलेटेड होता है आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट से। अब ये कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? ये एक ऐसा स्टेटमेंट होता है, ये एक ऐसा स्टेटमेंट होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो आपको बताता है कि बिजनेस में कितना इनफ्लो हुआ है, कितना इनफ्लो हुआ है, और कितना आउटफ्लो हुआ है, कितना आउटफ्लो हुआ है। ये दोनों चीज बताता है। अब किसका इनफ्लो मतलब कैश का इनफ्लो हुआ है, और आउटफ्लो ऑफ कैश कितना हुआ है बिजनेस में, ये चीज दिखाता है कौन? कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये किससे रिलेटेड होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्री। ये बताता है कि ये बनाना किस तरह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्सनल सेलिंग इज नॉट टारगेटेड टू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? यहाँ बात करें पर्सनल सेलिंग की। और पर्सनल सेलिंग में क्या टारगेट नहीं किया जाता है? क्या पर्सनल कांटेक्ट नहीं होता है? होता है। पर्सनल हम मिलते हैं। टू वे कम्युनिकेशन नहीं होता? होता है। एक तरफ ए बैठा हुआ है, एक तरफ बी होता है, ये दोनों एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते हैं, तो कम्युनिकेशन होता है टू वे। क्विक फीडबैक मिलता है? बिल्कुल मिल जाता है। चीज पसंद आती है ठीक, नहीं आती तो नहीं मिलती। लेकिन मास ऑडियंस जो होते हैं, अधिक संख्या, यदि बहुत सारे आपके श्रोता हैं, उनसे पर्सनल सेलिंग नहीं हो सकता। माना आपके करोड़ों में या लाखों में आपके प्रोडक्ट को खरीदने वाले हैं, तो उनसे आप उसमें आप पर्सनल सेलिंग नहीं कर सकते, उनको एक एक जाकर चीजें नहीं बेच सकते। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? ए होगा। तो इसका आंसर हो गया आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या पूछा है? अकाउंटिंग की प्रोसेस पूछी है। ठीक है? अकाउंटिंग की हमसे क्या पूछी है? प्रोसेस पूछी है। लेखांकन की प्रक्रिया शामिल नहीं है। तो लेखांकन की प्रक्रिया में क्या नहीं है? क्या रिकॉर्डिंग नहीं होती है? होती है। क्लासिफिकेशन नहीं होता? ये भी होता है। सिंप्लीफिकेशन नहीं होता? देखिए सिंप्लीफिकेशन नहीं होता, लेकिन हाँ समराइजिंग होता है। आप जब अकाउंटिंग की प्रोसेस देखेंगे, तो अकाउंटिंग की प्रोसेस में आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या काम होता है। तो आप इन कामों में आप देखेंगे कि यहाँ पर कह रहे डज नॉट इंक्लूड। तो यहाँ पर ये जो चलती है, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन होता है, उसके बाद रिकॉर्डिंग होती है, उसके बाद आपकी क्लासिफिकेशन होता है, देन आपका समराइजिंग होता है, और समराइजिंग के बाद आपका फिर यहाँ पर कम्युनिकेटिंग होता है, कम्युनिकेटिंग के बाद आपका इंटरप्रेटिंग होता है। तो यहाँ पर कहीं भी सिंप्लीफिकेशन वर्ड नहीं आता है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सिंप्लीफिकेशन इसका सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द रिटर्न ऑफ गुड्स बाय अ कस्टमर इज डेबिट टू। अगर कोई आपका कस्टमर है, और वो कस्टमर आपका गुड्स को रिटर्न करता है, वापस करता है गुड्स को, तो आप जनरल एंट्री क्या बनाते हैं? आप उस जनरल एंट्री को बना लीजिए, और आपको पता चल जाएगा कि आपका डेबिट कौन सा अकाउंट होगा। देखिए अगर गुड्स वापस होता है, तो हम उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। उसको बोलते हैं हम सेल्स रिटर्न। और दूसरा नाम क्या है? जल्दी से आप बताइए, इसका दूसरा नाम क्या है? देखिए इसका दूसरा नाम होता है रिटर्न इनवॉर्ड। रिटर्न इनवॉर्ड भी इसको कहते हैं। तो इसको तो कर देते हैं हम इस अकाउंट को डेबिट।
और टू में क्या कर देते हैं हम, टू हम जो भी कस्टमर आपको भेज रहा है उसका काउंट कर देते हैं क्रेडिट। तो देखिए डेबिट क्या हो रहा है, सेल्स रिटर्न अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए। तो सही आंसर जो होगा इसका वो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सैलरी पेड टू द क्लर्क रमेश शुड बी क्रेडिट टू। तो सैलरी पेड की है हमने रमेश को, तो इसको कहाँ क्रेडिट करोगे आप, तो इसका एक जनरल एंट्री बनाकर देखते हैं। देखिए जब भी हम सैलरी देते हैं, रमेश को दे, सुरेश को दे, मोहन को दे, सोहन को दे, हमें उससे मतलब नहीं होता। हम तो बस एक ही एंट्री बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट, और टू कैश या बैंक जो भी गया है आपका। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पूछा था कौन से अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे, तो क्रेडिट कौन सा होता है, कैश या बैंक अकाउंट का। यहाँ बैंक अकाउंट है नहीं, यहाँ पर क्या है, कैश अकाउंट। तो सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, सी होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। अब आप कहेंगे सर अगर राम को, मोहन, सोहन इनको अलग अलग सैलरी दे रहे हैं तो उसको कहाँ दिखाएंगे, नरेशन में लिख देते हैं कि सैलरी किसको दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए हमारी कोशिश यही रहती है कि हम ज्यादा बात आपसे ना करें, हम आपके डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करें, कम से कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा आपके लिए हम मटेरियल आपको प्रोवाइड करा दें। तो कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का कौन सा फंक्शन नहीं है, कह रहे हैं सिस्टमेटिक मैटिक रिकॉर्ड रखना, बिल्कुल सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखता है अकाउंटिंग। प्रोटेस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, तो ये भी करता है। व्यवसाय की सुरक्षा करता है संपत्तियों की, बिल्कुल करता है। प्रॉफिट भी बढ़ाकर दिखाता है क्या रिजल्ट को, नहीं, ये रिजल्ट को बढ़ाकर नहीं दिखाता, लेकिन लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको पहले भी वीडियो में शामिल किया हुआ है, इसके जैसे क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं। तो सही क्या होगा यहाँ पर, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यहाँ पर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कह रहे विच ऑफ लेखांकन समीकरण, देखिए दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, क्योंकि ये दोबारा पूछा गया था तो इसलिए हमने इसको रिपीट किया है। एक ही क्वेश्चन दो बार रिपीट है, लेकिन कुछ इसमें डिफरेंस है। वो क्वेश्चन अलग तरह से पूछा था, ये अलग तरह से पूछ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपको करना है और इसका आंसर मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। आप जल्दी से बस इस पर लगा लीजिए। देखिए मैंने आपको बताया था कि एसेट बराबर क्या होता है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी होता है। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए आप कि कौन सा सही होगा इसमें, जल्दी से चेक कर लीजिए। तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और आपसे ही पूछूंगा मैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो 10 पर चलते हैं। 10 क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग इज नॉमिनल अकाउंट। तो इसमें से नॉमिनल अकाउंट कौन सा होता है, नॉमिनल अकाउंट कौन सा होता है, देखिए मैंने आपको बताया था कि अकाउंट्स आपके ट्रेडिशनल जो अप्रोच है उसमें आपके तीन तरह के अकाउंट्स होते हैं। और वो तीन तरह के अकाउंट कौन से होते हैं, पहला होता है आपका पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है आपका रियल अकाउंट, और तीसरा होता है आपका नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट, और यहाँ पर बात किसकी करें, नॉमिनल की। तो नॉमिनल अकाउंट जो होता है इसमें दो तरह के अकाउंट होते हैं, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो आते हैं, और जितनी हमारी इनकम्स होती हैं वो सब आती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका इंटरेस्ट ब्याज खाता, अब ये ब्याज खाता है, ये एक्रूड इंटरेस्ट है। उपार्जित आय, एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब है आपने कमा तो लिया लेकिन अभी आपको मिला नहीं है। तो आपसे कह रहा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, मतलब आपको आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का मीन्स ये है कि आपने अभी कोई खर्चा दिया नहीं है, उसका टाइम तो हो गया है। और प्रीपेड इंटरेस्ट अकाउंट, तो देखिए ये जो अकाउंट्स होते हैं प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, ये सब क्या होते हैं, ये तो सब पर्सनल के ही पार्ट होते हैं, ये पर्सनल में आ जाते हैं। लेकिन इंटरेस्ट अकाउंट जो है, देखिए जब इंटरेस्ट अकाउंट में ये नहीं दिया हुआ कि ये आपकी इंटरेस्ट पेड है या रिसीव्ड है, खैर आपका कुछ भी हो, इंटरेस्ट तो कोई सा भी हो सकता है। या तो आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, आपने किसी से उधार लिया है तो आप इंटरेस्ट देंगे, और अगर आपने उधार किसी को दिया हुआ है तो वहां से इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट कोई सा भी हो, दोनों ही किस में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। तो यही आपसे पूछा था कि नॉमिनल अकाउंट कौन सा है। तो पूछा है नॉमिनल अकाउंट कौन सा है, कौन सा है, आपका ए। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही ऑप्शन होगा ए। अब चलते हैं आप अपने वापस से क्वेश्चन नंबर 9 की। तो आई होप आपने आंसर कर लिया होगा। अब इसको मैच कर लेते हैं। तो सही जो इसका ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है इसका बी। तो बी ऑप्शन कैसे सही है, देखिए एसेट बराबर क्या होता है, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होता है, और कैपिटल को ही क्या बोलते हैं, इक्विटी, ओनर्स इक्विटी भी बोलते हैं, जो इक्विटी ओनर जो इसमें पैसा लगा रहा है। तो इसका सही ऑप्शन क्या था, बी। आगे चलते हैं। 10 हमारा हो चुका। 11 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें कह रहा मार्केटिंग प्रोविजन, कह रहे हैं मेकिंग प्रोविजन फॉर द बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, एंटिसिपेटेड एंटिसिपेशन ऑफ एक्चुअल बैड डेब्ट इज द बेसिस ऑफ। तो ये किस बेसिस पर आप बनाते हैं, ये जो आप प्रोविजन बनाते हैं फ्यूचर में होने वाली परेशानियां, फ्यूचर में होने वाली लॉस,
उन लॉस, उन खर्चों के लिए आप पहले ही प्रोविजन बना के चलते हैं, लेकिन फ्यूचर में कितना प्रॉफिट होगा उसके लिए आप प्रोविजन बनाकर नहीं चलते। तो ऐसा कौन सा आपका किसके आप बेसिस पर बनाते हैं? कोई आपकी ऐसी परंपरा है क्या? क्या आपका ऐसा कोई आपकी कन्वेंशन है कोई ऐसी, या आपको कोई कॉन्सेप्ट है ऐसा? तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपका कंजर्वेटिज्म। दिया हुआ है कहीं ये आपका रूढ़िवादी कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। देखिए यहाँ कॉन्सेप्ट को कन्वेंशन भी दिया हुआ है, कोई नहीं, आप इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, आपको क्या देखना है, कन्वेंशन रूढ़िवादिता। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ये कहता है कि फ्यूचर में होने वाले लॉस और खर्चों के लिए आप प्रोविजन बनाइए, बट फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट के लिए कभी प्रोविजन मत बनाइए। तो इसको बोलते हैं हम रूढ़िवादिता की परंपरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें कहा गया है आपसे, क्वेश्चन नंबर 12 में देख लेते हैं यहाँ पर हम। तो 12 में कह रहा है आपसे, अब परचेज ऑफ इनवॉइस फॉर 1250 वॉज एंटर इन द परचेज बुक एज 1520 इज कॉल्ड। देखिए था तो इनवॉइस पर परचेज किया आपने 1250 का, लेकिन उसको एंट्री कितने की कर दी, 1520 की कर दी। तो आपने यहाँ अमाउंट गलत कर दिया। तो कह रहे हैं इस एरर को क्या कहेंगे, एरर ऑफ ओमिशन कहेंगे, एरर ऑफ कमीशन कहेंगे, एरर ऑफ प्रिंसिपल कहेंगे, या कंपनसेटिंग एरर कहेंगे, या एरर ऑफ डुप्लीकेशन कहेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए पहले हम एरर की बात कर लेते हैं। एरर आपकी जो होती है, आपकी एक एरर होती है आपकी एरर ऑफ ओमिशन, जिसमें आप भूल जाते हैं, कुछ रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं, या आधा लिख देते हैं, आधा लिखना भूल जाते हैं। एरर ऑफ कमीशन क्या होती है, एरर ऑफ कमीशन में कि आप लिखते तो हैं लेकिन आप गलत लिख देते हैं, जैसे अमाउंट कम लिख दिया, अमाउंट ज्यादा लिख दिया। एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या होता है, एरर ऑफ प्रिंसिपल में आप जो कैपिटल एक्सपेंसेस होते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं, इनमें कुछ भी डिफरेंस नहीं करते, इसमें कुछ भी फर्क नहीं करते, सीधा आप एंट्री कर देते हैं, कैपिटल एक्सपेंसेस को रेवेन्यू मान लेते हैं और रेवेन्यू को कैपिटल मान लेते हैं। तो ये गलती जो कहलाती है, ये एरर कहलाती है आपकी एरर ऑफ प्रिंसिपल। कंपनसेटिंग एरर ऐसी होती है, जो एक एरर आज गलती हो गई, आने वाले 2 दिन बाद वो गलती खुद ही एक और ऐसी गलती होगी कि वो पिछली गलती को सही कर देती है, तो वो कंपनसेटिंग एरर होती है। और डुप्लीकेशन होती है कि एक ही आप आ, एक ही एंट्री को दो दो बार लिख रहे हैं। तो ऐसा यहाँ पर नहीं है, एंट्री दो दो बार नहीं लिखी गई है, यहाँ पर अमाउंट गलत हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका, ये ऑप्शन होगा आपका बी ऑप्शन, एरर ऑफ कमीशन। आपने जो था इसमें गलती करी है आपने, बी ऑप्शन है आपका एरर ऑफ कमीशन। आपने लिखा तो है लेकिन गलत लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, A journal entry in which two or more accounts are debited और क्रेडिट। देखिए एक ऐसी जर्नल एंट्री जिसमें या तो बहुत सारे अकाउंट डेबिट होंगे या बहुत सारे अकाउंट क्रेडिट होंगे, तो उस एंट्री को क्या बोलते हैं, डबल एंट्री बोलते हैं क्या उसको, बिल्कुल नहीं। क्या मल्टीपल एंट्री बोलते हैं, नहीं। क्या एडिशनल एंट्री बोलते हैं, नहीं। कंपाउंड एंट्री बोलते हैं, बिल्कुल सही, उसको कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि कंपाउंड एंट्री क्या होती है, जिसमें बहुत सारे डेबिट होते हैं। जैसे बहुत सारे डेबिट क्या होते हैं, हमने ए को भी गुड्स बेचा उधार तो डेबिट हो गया, बी को भी गुड्स बेचा बी भी डेबिट हो गया, सी को गुड्स बेचा सी भी डेबिट हो गया, और डी को गुड्स बेचा तो ये भी क्या हो गया, डेबिट हो गया। पहले को बेचा 100 रुपए का, दूसरे को बेचा 200 रुपए का, तीसरे को बेचा हमने फिर 100 रुपए का, और एक को बेचा हमने 200 रुपए का। तो ये दो चार और दो छह, 600 रुपए का बेचा। और टू में क्या आ जाता है, टू आ जाता है यहाँ पर सेल्स अकाउंट, ठीक है, उधार बेचा है। तो कितने का बेच दिया हमने, चार तो 600 रुपए का हमने यहाँ पर गुड्स बेच दिया। तो ये जो एंट्री आपने जर्नल एंट्री की है, जिसमें आप देख रहे हैं डेबिट तो है बहुत सारे, क्रेडिट है एक, तो इसको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत खाता, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट कौन सा होता है, तो पर्सनल अकाउंट की बात कर रहे हैं। इसका मतलब कौन सी अप्रोच चल रही है, ट्रेडिशनल अप्रोच चल रही है। और ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने अभी आपको इसी वीडियो में बताया था कि अकाउंट्स आपके 3 टाइप्स के होते हैं आपके। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे, प्रीपेड सैलरी अकाउंट का ये पर्सनल में आता है, ये पर्सनल अकाउंट होता है, बिल्कुल होता है। क्या विड्रॉल अकाउंट होता है, ये भी होता है। आदत किराया अनपेड रेंट भी होता है, ये भी होता है। देखिए ये जो होते हैं प्रीपेड सैलरी, ये आपके किस में आ जाते हैं, प्रीपेड सैलरी ये आ जाते हैं आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और विड्रॉल अकाउंट ये किस में आ जाता है, ये ओनर का अकाउंट होता है, ये होता है आपका नेचुरल पर्सन। और अनपेड रेंट ये किस में आ जाता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो ये सभी जो होते हैं आपके, सही ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सभी क्या है आपके, ये सभी यहाँ पर पर्सनल अकाउंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉलोइंग विल बी द एंटर इन द टोटल डेटर्स अकाउंट। टोटल डेटर्स अकाउंट कुल लेनदार खाते में लिमिटेड प्रविष्टि होगी। क्या प्रविष्टि होगी? कैश सेल करी है आप इसको दिखाएंगे डेटर्स में, क्रेडिट सेल करी है इसको दिखाएंगे, टोटल सेल्स को दिखाएंगे, या नन ऑफ दीज इसमें से आप किसी को नहीं दिखाएंगे। तो आप किसको दिखाएंगे? देखिए जितना भी आप बनाते हैं टोटल, यहाँ पर बात हुई है किसकी? विल बी एंटर इन द टोटल डेटर्स अकाउंट। तो टोटल डेटर्स अकाउंट में आप क्या दिखाते हैं? इसमें आप दिखाते हैं टोटल सेल्स, सॉरी क्रेडिट सेल्स दिखाते हैं यहाँ पर हम। तो इसका आंसर क्या होगा सही? क्रेडिट सेल। तो जो क्रेडिट सेल्स होती है उसके लिए हम अकाउंट बनाते हैं, और यहाँ पर क्रेडिट सेल्स में हम जितना भी हमने उधार बेचा है वो सब यहाँ पर दिखाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। तो नेक्स्ट ये आप ही बताएंगे मुझको इसका क्या आंसर होने वाला है। कह रहे हैं अदत्त मजदूरी मतलब अनपेड वेजेस। अनपेड वेजेस का दूसरा नाम चलो मैं लिख देता हूँ आपके लिए, इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस ये करंट एसेट होगी, करंट लाइबिलिटी होगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। देखिए है तो खर्चा है ना, लेकिन आपने पेड नहीं किया। पेड अगर आप कर देते तो वो खर्चा आपका खर्चा हो जाता, लेकिन यहाँ जब कोई खर्चा पेड नहीं करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लाइबिलिटी। वो हमारे ऊपर क्या है? लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी। तो सही आंसर क्या होगा इसका? करंट लाइबिलिटी, ऑप्शन बी। क्योंकि आपने ये नहीं दिया तो जब तक आप नहीं दोगे ऊपर आपकी लाइबिलिटी ही बनी रहेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? कह रहा है ए बी सी एंड डी आर पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। इन अ पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट लॉसेस जो वो बांटते हैं वो इस तरह से, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उनका ये दिया हुआ है, इस तरह से प्रॉफिट बांटते हैं। और फिर वो क्या करते हैं? ई ज्वाइन पार्टनरशिप, ई आता है और 20% शेयर के लिए वो ई को शामिल करते हैं अपने साथ बिजनेस में। और कह रहे हैं कि ई का तो बता दिया कितना लेगा वो, लेकिन जो बाकी ये पुराने पार्टनर हैं ए बी सी एंड डी, इनका जो फ्यूचर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा वो ये होगा। कह रहे हैं उनका होगा 310, 410, 210 और 110। इस तरह से प्रॉफिट को ये बांटेंगे। तो पूछ रहे हैं बताइए, आपको कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आफ्टर ई एडमिशन। ई के एडमिशन के बाद। देखो ये तो चारों का है, लेकिन अगर पांचवे को भी शामिल कर लेंगे तो क्या इनका रेशो होगा? तो उसको देख लेते हैं यहां से। देखिए ये पार्टनर है आपके ए बी सी, और थोड़ा सा दूर करके लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर ये न्यूमेरिकल इसका काफी कुछ लिखना पड़ेगा हमें भी। तो ए बी सी डी और फिर आता है ई। अब आप देखिए ई को कितना देंगे? 20%। तो 20% को ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे 20% कह रहा है, जो भी प्रॉफिट फ्यूचर में होगा वो 20% लेगा। तो इसको हम यूं भी कह सकते हैं बिना परसेंट के, परसेंट हटाइए नीचे 100 लगाइए। तो 21 जा 20, 25 जा 100, तो 1/5। तो ई को जो देंगे 1/5 हिस्सा देंगे। आप जो भी फ्यूचर में प्रॉफिट होगा उसमें से 1/5 तो दे देंगे ई को। फिर इन चारों के लिए कितना बचेगा? तो इन चारों के लिए मतलब मान लेते हैं यहाँ प्रॉफिट फर्म में 1 हुआ, तो 1 में से अगर हम 1/5 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 4/5। तो 4/5 बचेगा इनको देने के बाद। ठीक है, इसके लिए जरूरी नहीं है आपको माइनस करना, बस आप ऐसे देख लग रहे हो कि अगर 1/5 1 में से कम होना तो क्या बचेगा, तो आप 5 में से ऊपर वाला 1 कम कर दो करो। जैसे चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप इसको बताइए। 3/5 अगर इसे मैं 1 में से कम करूंगा तो क्या बचेगा? तो आप इस 5 में से ऊपर वाला कम कर दो, तो क्या बचेगा? 2/5। नीचे वाला सेम ऐसे लिखा जाएगा। चलो एक और बताओ। अगर मैं आपसे कहूं 1/6 को 1 में से माइनस करो तो क्या बचेगा? तो क्या बचेगा? 5/6। मतलब ऊपर वाला माइनस हो जाता है नीचे वाले से ही। तो आई होप आप इस ट्रिक को समझ गए होंगे कि किस तरह से हम बता सकते हैं एक में से अगर कोई फ्रैक्शन कम होती है तो क्या वो बचती है। ठीक है, तो अब मुझसे मत पूछना कि मैंने 1/5 कहाँ से लिख दिया है। तो 1/5 उसका हिस्सा है। 1/5 उसे देने के बाद हमारे पास क्या बचेगा? तो हमारे पास बचेगा 4/5। अब 4/5 को 4/5 का 4/5 का 3/10, 3/10 तो चाहिए किसको? ए को। और 4/5 का 4/10, 4/10 चाहिए बी को। और 4/5 का 2/10, 2/10 किसको चाहिए? सी को।
और 4-5 का जो प्रॉफिट बच रहा है उसका मतलब 4-5 का डी को कितना चाहिए 110 और ई का है ही यहाँ लिखा हुआ। तो अब क्या आएगा आंसर, यहाँ देखते हैं तो क्या आ जाएगा आपका 12/50। दूसरे का क्या आएगा 16/50, 8/50 एंड 4/50। और यहाँ देखिए इसका कुछ नहीं है, यहाँ नीचे 50 बनाने के लिए क्या करेंगे 10 की मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे तो 10 की ऊपर भी करनी पड़ेगी, तो इसका क्या जाएगा, इसका आ जाएगा आपका 10/50। देखिए 50 को हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इन चारों का हटा देते हैं नीचे से 50, तो क्या बचेगा 12/16/8/4/10। कोई ऐसा नंबर है जो सब में डिवाइड हो जाए, बिल्कुल है, टू से डिवाइड कर देते तो 6, 9, 4, 2, 5 इससे डिवाइड कर देते हैं। तो ये आपका फाइनल आंसर क्या आएगा 6, 9। इसका चेक कर लेते हैं एक बार, ये क्या था यहाँ 16, सॉरी यहाँ 18 है, यहाँ है आपका 2 का 16, तो ये है आपका 16। तो 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 8। तो देखिए 6, 8, 4, 2, 5, 6, 8, 4, 2, 5, तो डी जो है इसका ये करेक्ट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके जैसे क्वेश्चन अगर आपको और भी चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आपको हम और क्वेश्चन प्रोवाइड करा देंगे। आपको प्रॉब्लम भी आ रही है इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने में, तो हम आपके लिए स्पेशल वीडियो भी बना देंगे, बस आप कहे तो सही। आप हमारे टेलीग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, वहां भी बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जर्नल में बी कॉल्ड, जर्नल को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। जर्नल को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं, स्पेशल पर्पज बुक कहते हैं, या आपको स्पेशल जर्नल कहते हैं, या ऑल ऑफ द अबव, ये सभी इसको कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर बताइए आप, इसको क्या कहा जाता है, स्पेशल पर्पज बुक या सब्सिडायरी बुक कहा जाता है। कह रहे जर्नल में भी कॉल्ड, जर्नल को कहा जा सकता है, तो जर्नल को क्या कहा जा सकता है जल्दी से बताइए। तब तक ये नोट देख लेते हैं, कुछ नोट्स लिखे हैं। कह रहे नोट, क्रेडिट परचेज में भी रिकॉर्ड इन द परचेज जर्नल, क्रेडिट सेल में भी रिकॉर्ड इन सेल्स जर्नल, दीज सेपरेट जर्नल आर कोड स्पेशल जर्नल। देखिए जब हम अलग अलग इन चीजों को लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं स्पेशल जर्नल कहते हैं, जब अलग अलग बुक में लिखते हैं। और कह रहे हैं दीज बुक ऑफन कॉल्ड द सब्सिडायरी बुक्स, सब्सिडायरी बुक्स किसको कहते हैं, जब हम सेल को अलग एक सेल बुक में बनाते हैं और परचेज को परचेज बुक अलग बनाते हैं, और अगर हमारी बिल्स पेबल बुक है तो बिल्स पेबल बुक अलग बनाते हैं, और उन सबको हम बोलते हैं सब्सिडायरी बुक्स। तो यहाँ क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है उसकी बात बाद में, पहले एक और देख लेते हैं। जर्नल इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी एंट्री बुक और ओरिजिनल एंट्री बुक, जर्नल को और भी क्या कहा जाता है, प्राइमरी एंट्री बुक और ओरिजिनल एंट्री बुक भी जर्नल को कहा जाता है। बट लेजर को क्या कहा जाता है, लेजर को कहा जाता है प्रिंसिपल बुक। तो अब आप बताइए इसमें से देखकर आप कौन सा आंसर करेंगे। तो जर्नल को क्या कहा जाता है, अभी तो बताया था बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, तो सही आंसर क्या है इसका बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब स्पेशल पर्पज बुक भी होती है क्या सब्सिडायरी बुक, देखिए होता तो ये भी जर्नल है, ये भी क्या होता है, ये भी जर्नल ही होता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे ये नहीं कह रहा स्पेशल जर्नल, तो है तो ये भी पार्ट जर्नल का ही, और इसको स्पेशल जर्नल भी कह देते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये भी सही हुआ, ये भी सही हुआ, क्योंकि ये सब क्या है, ये जर्नल के ही पार्ट हैं, ये भी क्या है जर्नल है। इनको क्या बोल देते हैं स्पेशल जर्नल कह देते हैं, स्पेशल जर्नल भी लिख देते हैं सीधा। ये सब क्या है जर्नल के नाम है, तो ऑल ऑफ दी अबव होगा यहाँ पर सही आंसर। क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया परचेज बुक सेल्स बुक ये सभी क्या है, ये भी एक तरह के जर्नल ही हैं। और ये वैसे क्या है इनका स्पेशल नेम सब्सिडायरी बुक, तो सब्सिडायरी बुक भी है इनका नाम। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है व्हेन क्लोजिंग स्टॉक इज इंक्लूड इन द ट्रायल बैलेंस। देखिए आपका ट्रायल बैलेंस गिवन है, आपको आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, और ट्रायल बैलेंस में के अंदर ही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक।
क्लोजिंग स्टॉक, तो जब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा जाता है तो इसको कहाँ दिखाते हैं हम? देखिए अब ये एडजस्टमेंट नहीं होता और इसको केवल हम एक ही जगह दिखाते हैं, बैलेंस शीट में। तो इसको हम बैलेंस शीट में दिखा देंगे। और यदि ये इसके बाहर लिखा होता क्लोजिंग स्टॉक तो फिर कहाँ दिखाते? बैलेंस शीट में भी दिखाते और इसको ट्रेडिंग अकाउंट में भी दिखाते। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका ई। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन जर्नल? जर्नल में कितने कॉलम होते हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये ना समझे सिंपल है। देखिए इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टीजीटी में 2011 में ये पूछा गया क्वेश्चन था। और यदि आपसे बात करें यहाँ पर कि जर्नल जर्नल की बात करा तो जर्नल में कॉलम्स पूछिए तो देखिए इसका पहली कॉलम क्या होती है आपकी? डेट होता है। उसके बाद पर्टिकुलर्स होता है। उसके बाद एलएफ होता है। उसके बाद अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट होता है। तो कितनी कॉलम्स हो गई? 1 2 3 4 एंड 5। तो टोटल कॉलम्स आर 5 इन द जर्नल। तो 5 कॉलम इसका आंसर क्या होगा आपका? 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो लाइक तो बनता है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और आपकी लाइक से ही हम मोटिवेटेड होते हैं और आपको नई नई ऐसी वीडियो प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।